ये जो हमने थीम रखी है डेमोक्रेसी, इसकी दो वजूहात। एक तो ये कि पूरी दुनिया में इस वक्त डेमोक्रेसी क्राइसिस में है। हम देख रहे हैं कि आप हमारे खिते को देख लें, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, फिर हमारे नेबर्स की जो हालात हैं, मगर इनको भी अगर आप छोड़ के आप लिबरल डेमोक्रेसी के जो सेंटर्स हैं हिस्टोरिक, जिसमें इंग्लैंड आता है, जिसमें अमेरिका आता है, वहां पे भी जिस किस्म की हुकूमतें इस वक्त कायम हैं, वो जो पूरा सोशल फैब्रिक है, पूरा जो बुनियाद है लिबरल डेमोक्रेसी की, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, जिसमें एक सर्टन राइट्स जो हैं वो इंश्राइंड हैं लोगों के, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उन सब के ऊपर अब हमला है। कहीं पे ट्रंप आ चुका है, कहीं पे बोरिस जॉनसन आ चुका है, कहीं पे ब्राजील में बोल्सोनारो आ चुका है, हिंदुस्तान में मोदी आ चुके हैं। और यही मामला जो है ये पाकिस्तान के अंदर भी है कि यहाँ पे भी जिस तरह हमारे हालात हैं, बहुत ज़्यादा हमें बोलने का मौका नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी घुटन का एक समा है, और एक जो कुछ लोग सिलेक्टेड सिस्टम कह रहे हैं, ये उस तरह से मामलात को चलाने की कोशिश हो रही है। कहने का मतलब ये है कि देयर इज अ क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी, एंड मोर पर्टिकुलरली ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। तो ये एक खास किस्म की डेमोक्रेसी का एक कॉन्सेप्ट है, जिस पे हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन ये सारी दुनिया में इसका क्राइसिस है। और उससे भी बढ़ के एक क्राइसिस ये है कि ना सिर्फ रुजती कुव्वतें हुकूमत में आ रही हैं जगह जगह, बल्कि जो तरक्की पसंद कुव्वतें हैं या लिबरल फोर्सेस हैं या जो रवायती तरक्की पसंद पार्टियां हैं, वो बिल्कुल ही हर जगह नाकाम नजर आ रही हैं। मोदी को रोकने में कांग्रेस नाकाम है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस वक्त इस सेटअप को रोकने में नाकाम है। अमेरिका के अंदर डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुत गहरा बहरान चल रहा है, अमेरिका इंग्लैंड के अंदर लेबर पार्टी का चल रहा है। तो ये आपको, और इवन फ्रांस के अंदर इस वक्त जो है वो एक पार्टी लेस एक लीडर है मैक्रों, जो ट्रेडिशनल पार्टी है वहां पे प्रोग्रेसिव, जिसे सोशलिस्ट पार्टी कहते हैं, वो उसका भी बहरान बहुत शदीद है। सो वी आर पासिंग थ्रू एन एरा ऑफ डीप डीप क्राइसिस ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट द लेजिटिमेसी ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, कि क्या लिबरल डेमोक्रेसी का वाकई ही कोई मुस्तकबिल है। अब मेरा मकसद जो है इस कोर्स में ये बताना नहीं है कि लिबरल डेमोक्रेसी अच्छी है या बुरी है। मैं खुद जो हूँ, मैं आप लोगों को शुरू में बता देता हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव क्योंकि लेफ्ट विंग है, तो मेरी अपनी बड़ी शदीद तनकीद है इस तरह की डेमोक्रेसी की। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम रुजती कुव्वतों की तरफ चले जाएं। जो ज्यादा अहम बात है वो ये है कि आज ये बड़ा अच्छा टाइम है हम सब के लिए, पर ये सीखने के लिए, ये जानने के लिए कि डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है क्या, इसमें कमी बेशी क्या है, और किस तरह से इसको बचाया जा सकता है या कोई और मुतबादिल सामने लाया जा सकता है। और मैं एज ए टीचर कभी भी हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप सिंपल आंसर्स की तरफ ना जाएं। ये ना समझे कि मैं बताऊंगा यार ये ठीक है ये गलत है, ये एमसीक्यूज वाला जो कल्चर है इसको हम बिल्कुल निकालें, रद्द करें। ज्यादा अहम ये है कि हम तहकीक करें, तारीखी तौर पे भी, और ये जो थेरी है, जो फलसफा है, उसके उसके अंदर भी, कि ये इन आइडियाज को डेवलप कैसे किया, इन आइडियाज के पीछे सोच क्या थी, ख्वाब क्या थे, क्या लोग चाहते क्या थे जो डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट था। सो इस सिलसिले में हम ये 8 हफ्तों की सीरीज करेंगे, और ये ज़ाहिर नाकाफ़ी है, उसमें बहुत सारे अच्छे हम जो फलसफी हैं, थेरिस्ट हैं, उनको पढ़ेंगे, बहुत सारों को नहीं भी पढ़ सकेंगे। तो मेरी एक और गुजारिश है, इससे पहले कि हम रूसो को शुरू करें पढ़ना, आप इस लेक्चर को सब्स्टिट्यूट ना बनाएं किताब के लिए। ये एक बहुत बड़ा मसला है जो मैंने देखा है पाकिस्तान के अंदर, कि यंग लोग, स्टूडेंट्स जो हैं, उनको क्योंकि अब आदत नहीं है ज़्यादा पढ़ने की, तो उन्हें लगता है लेक्चर पढ़ के वो एक थेरिस्ट को, लेक्चर सुन के वो एक थेरिस्ट को समझ जाएंगे। भाई लेक्चर तो 20 30 40 मिनट का होता है, उसमें तो एक आप मोटी मोटी बात कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी पेचीदगियां टेक्स्ट के अंदर होती हैं। और आपका काम ये नहीं है कि आप लेक्चर सुन के कहें कि यार अमार ने रूसो के बारे में ये कहा था तो रूसो ही है। अमार तो एक शख्स है जो रूसो को पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है। आपने अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करनी है कि कल को आप खुद रूसो को पढ़ें, या जो हम बाद में पढ़ेंगे मार्क्स को पढ़ेंगे, जेम्सन को पढ़ेंगे, और बहुत सारे राइटर्स हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं इस कोर्स में। आप आगे आके असल जो विक्ट्री है मेरे नजदीक एक टीचर की, वो ये नहीं है कि वो कहे कि यार स्टूडेंट्स मेरी वाली बात कर रहे हैं, बल्कि असल विक्ट्री यह है कि कल को कोई स्टूडेंट आके ये कह सके
कि सर जो आपने बात की थी, जिस तरह से आपने पढ़ाया था, मैंने अपनी तहकीक के ज़रिए ये समझा है कि ये नाकाफ़ी बात थी या इसमें ये कमी थी, तो मेरी ये तनकीद है आपके थ्योरी पे। इससे टीचर छोटा नहीं हो जाता। यहाँ पे तो ये होता है कि टीचर्स अक्सर कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 30 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझसे आगे मेरा आज तक कोई स्टूडेंट नहीं गया। नहीं, हमें इस चीज़ को छोड़ना है और ये सोचना है कि हम कह सकें कल को कि यार जिन स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया था, जिन्होंने हमसे गुफ्तगू की, वो आज हमसे बहुत आगे हैं, फ़लसफ़े में भी, थ्योरी में भी, और बहुत सारी ऐसी इस तरह से रीड कर रहे हैं चीज़ों को जिस तरह से हम नहीं कर सके। तो प्लीज़ रीड these theorists on your own. Do not rely on one teacher. Do not rely on one lecture. Rely on your own mental faculty because you are smart enough to understand things on your own. ठीक है जी, ये तो एक मैंने मोटिवेशनल स्पीच जितनी कर सकता था मैंने कर ली। आगे अब हम चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। रूसो। रूसो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट थिंकर है मॉडर्निटी का, और ये जो 17वीं 18वीं सदी के अंदर जो एक पूरा मिलियू था यूरोप के अंदर, जिसको हम एनलाइटनमेंट भी कहते हैं, एक पूरा आइडिया ये आना शुरू हुआ बहुत अरसे बाद कि अब जो दुनिया है उसको चर्च नहीं चलाएगी, उसको मजहब की बुनियाद पे नहीं चलाया जाएगा, उसको बादशाहत की बुनियाद पे नहीं चलाया जाएगा, जबर की बुनियाद पे नहीं चलाया जाएगा। अब एक ऐसे वक्त की तरफ हम बढ़ रहे हैं जिसके अंदर इंसान जो है वो आजाद होगा अपने फैसले करने के लिए, और जो चीज उसे गाइड करेगी वो जुल्म जबर नहीं होगा, वो खौफ नहीं होगा, बल्कि वो रीजन होगा। यानी हम अपनी अकल की बुनियाद के ऊपर फैसले करने की सलाहियत रखते हैं, और हमारे जो फ्रीडम होगी उसका मतलब ये होगा कि हम अकल की बुनियाद के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारें। सो reason and freedom were the two main themes that enlightenment philosophers were pushing for, were illuminating. और बड़े जो सवाल थे रूसो के लिए वो यही थे कि किस किस्म का माशरा जो है वो आज़ाद भी हो सकता है और अकल की बुनियाद पे चल सकता है। अब आप ये सोचें कि ये 18वीं सदी है और इसमें ज़्यादा बादशाहतें हैं और बहुत ज़्यादा जुल्म है, जबर है, आज भी जिस तरह से है, उस वक्त पीछे चर्च भी थी उधर यूरोप में, और भी बहुत सारा मसाइल थे। ऐसे में अब आपने एक थिंकर आ रहे हैं सामने जो कि जनरल विल की बात कर रहे हैं, यानी हमारे अमूमी मफाद की, हमारी अमूमी ख्वाहिश की, और उस पर अभी मैं बात करता है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन रूसो की खास बात यह है, एंड दिस इज व्हाई ही इज इंपॉर्टेंट, ही इज कंसिडर्ड द ब्रेन, द फिलोसोफर, द फिलोसॉफिकल इंस्पिरेशन बिहाइंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ऑल्दो फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत पहले वो फौत हो गए थे, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन को जो लाने वाले लीडरान थे, जिनमें रॉबेस्पियर भी थे, सॉन्जूस थे, और बहुत सारे जो डॉन्टन और भी इस तरह के, वो सारे के सारे रूसो से बहुत इंस्पायर्ड थे। यानी ये रेवोल्यूशनरी थिंकर सब माने जाते थे 18वीं सदी के, 19वीं सदी के, क्योंकि माशरे के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली की बात कर रहे थे, बहुत बड़ी एक उठान, एक बहुत बड़ा इनकलाबी रुझान जो है उसको ये एक तरह से अपने लफ्जों के अंदर उसको एक शक्ल दे रहे थे। सो ही वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी थिंकर, जिसकी वजह से ये बहुत कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि जो खून खराबा हुआ इनकलाबात के अंदर, ना सिर्फ फ्रांसीसी इनकलाब के अंदर बल्कि रशियन इनकलाब के अंदर भी, चीनी इनकलाब के अंदर भी, पेरिस कम्यून के अंदर भी, और भी जो भी 19वीं 20वीं सदी के अंदर इनकलाब आता है, बहुत सारे पॉलिटिकल थियरिस्ट कहते हैं कि उसकी भी जो जड़ है वो रूसो है। यानी एक तरह से रूसो जो है वो ही इज द फिलोसोफर ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, जबर का। एक तरफ रूसो जो है वो फिलोसोफर है आजादी का, अकल का, इनकलाब का बहुत सारे लोगों के लिए, और वही रूसो बहुत सारे और लोगों के लिए जबर का और वहशत का और दरिंदगी का फलसफी है। इट्स ही इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल फिगर। तो वो आप लोग डिसाइड करें किस तरफ है, लेकिन अभी हम उनके लिए उनकी जो मेन बातें हैं उसकी तरफ आते हैं। तीन चीजें रूसो के लिए, तीन बड़े सवाल
मैं उन पे सिर्फ फोकस करूंगा जो रूसों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये है कि क्या जबर की हुकूमत लेजिटिमेट है, यानी क्या कानूनी तौर पर आप जबर के अंदर लोगों को रख सकते हो? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज उस वक्त जो है बादशाह थे। कैन देयर बी अ कॉन्ट्रैक्ट between an oppressor and the oppressed? This is the first question. Second question, can ordinary people become the sovereign? क्या आम लोग हाकिम बन सकते हैं? क्या उनकी हाकमियत आ सकती है? यानी ताकत जो है क्या वो बादशाहों से हट के अवाम की तरफ जा सकती है? और तीसरा, अगर कोई शख्स जबर कर रहा हो या कवानीन को या जो असूल हैं रहनुमा किसी भी रियासत के या माशरे के, उनको तोड़ रहा हो, तो क्या उनके खिलाफ बगावत जायज है? ये तीन सवाल सेंट्रल है मेरे लिए जब रूसो को मैं पढ़ता हूं कि ये दिस इज व्हाट ही इज रियली ट्राइंग टू गेट एट कि ये क्या क्या मैं रिपीट करता हूं। पहला, क्या जबर पे हुकूमत जो कायम है वो जायज है? दूसरा, क्या अवाम की हाकमियत मुमकिन है, आम अवाम की? और तीसरा, क्या जब कोई वायलेशन होती है, जबर होता है, तो उसके खिलाफ बगावत जायज है या नहीं? सो वी गोना कम टू दीज वन बाय वन, और मैं अपने नोट्स से आप लोगों को थोड़ा सा इसको गाइड करता हूं। पहला सवाल जी, ये है आपकी जाबराना हुकूमत के हवाले से। आपकी इस मुराद 18वीं सदी की, मैं आजकल के ऊपर आपको पता है ज्यादा नहीं बात करता। आज क्या आप अगर जब हम जाबराना हुकूमत की बात करते हैं तो कहते हैं कि जो जाबर है उसका रिश्ता क्या है अवाम के साथ? इट इज वन ऑफ फोर्स। कहता है किसी भी जाबर का और किसी मजलूम का, किसी भी जो हाकिम है और महकूम है उनका, किसी भी मालिक का और गुलाम का जो रिश्ता है वो कंसेंसुअल नहीं हो सकता, वो कंसेंट की बुनियाद पे नहीं हो सकता, उसमें लेन देन नहीं हो सकती। जो बुनियाद है इस रिश्ते की वो क्या है? वो है जबर, फोर्स। अगर दूसरा कहता है अगर मेरे पास ये ताकत मौजूद है कि मैं आपके ऊपर हावी हो जाऊं, तो मुझे आपके ऊपर हावी होने के लिए आपको कोई दलील देने की जरूरत ही नहीं। I do not need to give you any justification for overpowering you, because power in itself becomes the justification. Power खुद, ताकत खुद दलील बन जाती है। मैं आप पे इसलिए जबर कर रहा हूं क्योंकि मैं कर सकता हूं। मुझे क्या जरूरत है कि मैं आपको कोई दलील दूं? अच्छा, अब कहते हैं एक बहुत ये बात होती है कि जी नहीं, बहुत सारे लोग जो हैं वो सहते हैं क्योंकि वो जुल्म को सह रहे होते हैं, तो हो सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हो कि हमने जुल्म को सहना है। वो कहते हैं दो तरह के लोग सिर्फ सह सकते हैं जुल्म को। एक वो जो मजबूर हैं, इनकी तो समझ आती है, मजबूर हैं तो वो मजबूरी में क्या करें, उन्होंने सहना ही है। लेकिन कहता है दूसरे जो हैं वो हैं पागल। कोई पागल ही होगा जो कहेगा कि मेरी आजादी मुझसे छीन लो, यानी उसके पास मौका है अपनी आजादी के लड़ने का, लेकिन वो खुद ही कहता है कि नहीं यार, मेरा दिल कर रहा है गुलामी करने का। और अगर पूरी कौम इस तरह की बन जाए, जो पूरी कौम गुलामी को तस्लीम कर ले, तो कहता है पूरी कौम फिर पागलों की कौम है। ये कहता है नेशन ऑफ फूल्स, दैट इज रूसो's term, नेशन ऑफ फूल्स। और कहता है फूल्स या मैड मैन डोंट हैव एनी राइट्स।
सो जिनको पता ही नहीं है कि दुनिया क्या है क्या नहीं है, हकूक क्या है क्या नहीं है, वो खुद कौन है कौन नहीं है, हाकमियत क्या होती है, गुलामी क्या होती है, जब उन्हें इन बातों से वो आशना ही नहीं है तो फिर उनके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट होना और उनको क्या हकूक मिलने। वो कहते हैं द ओनली अदर एक्सप्लेनेशन इज दैट पीपल आर क्वाइट बिकॉज दे आर अफ्रेड। लोग खामोश हैं क्योंकि वो खौफजदा हैं। Fear is the most important element of tyranny. जुल्म का, जबर का जो सबसे अहम जुज है वो खौफ है। कहते कोई भी रियासत जो लोगों पे जुल्म कर रही है, जबर कर रही है, कवानीन को नहीं मान रही, उन लोगों के हकूक नहीं दे रही, वो इसलिए नहीं कर रही क्योंकि सब लोग वहां पे पागल हैं और वो कह रहे हैं हमें और मारो। ऑल्दो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, लेकिन कहते हैं ये मामला नहीं है ना। मामला ये है कि लोग जो हैं उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि उनके साथ जुल्म हो रहा है। उन्हें वो इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं जुल्म को क्योंकि वो खौफजदा है, और वो खौफजदा इसलिए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो इसके खिलाफ कोई बात करेंगे तो उनके उनके ऊपर बहुत सारा जुल्म हो सकता है, बहुत ज्यादा जबर हो सकता है, उनकी मिसाल बनाई जा सकती है। इन अदर वर्ड्स, a republic or a state or a society that is run by fear cannot have any virtue. उसमें कुछ कोई कोई पायटी, कोई नेक काम, किसी भी किस्म की ऐसी चीज जिसे आप कह सको कि कोई कोई फलसफा है उसके अंदर, या उसके अंदर कोई इवन कोई स्पिरिचुअलिटी है, ऐसा कुछ नहीं। जो सोसाइटी खौफ की बुनियाद पे कायम है वो एक जागीरदाराना माशरा है जिसमें लोगों को डर है जागीरदार के आगे बोलेंगे तो मार पड़े, इसलिए खामोश हो। विच इज वाई एनी टिरेनिकल स्टेट जिसको पता है कि उसके पास वो इस वजह से हुकूमत में है क्योंकि वो जबर उसका जरिया है, यानी जबर के जरिए वो हुकूमत में है, ऐसी कोई भी रियासत लोगों को कानून के मुताबिक ट्रीट नहीं करेगी, वो लोगों को इस तरह से उस पर जुल्म करेगी कि उनकी मिसाल बन जाए। लटका देना, मारना, पब्लिक में मारना, तोहमतें लगाना, फांसी पे चढ़ा देना, कोड़े मारना, लोगों को गायब कर देना, दीज आर ऑल स्पेक्टेकुलर फॉर्म्स ऑफ वायलेंस। इनका मकसद यह है कि इनका मकसद कानून के मुताबिक आपको सजा देना नहीं है। इनका मकसद यह है कि आपको बताया जाए कि असल में जागीरदार कौन है और जब आप लाइन को क्रॉस करते हो तो आपके साथ क्या हो सकता है। इन अदर वर्ड्स, इनका मकसद यह है कि आपके अंदर खौफ को तारी किया जाए, आपके ऊपर खौफ को तारी किया जाए, आपके अंदर खौफ को बिठाया जाए। You should be filled with fear, trembling with fear, so that you kneel in front of power. You obey. Obedience is what power, tyrannical power demands. And this is exactly जो बाद में फूको वगैरह और ये जो हमारे 70s 80s के अंदर बड़े बड़े थेरिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि पावर बेसिकली ओबेज, इट ट्राइज टू ओवर पावर। आपके जिस्मों को, आपके जहनों को ओवर पावर करने का नाम है पावर, कि आपके ऊपर वो अपनी अपनी ताकत को कायम करें, अपनी हाकमियत को कायम करें। दैट इज व्हाट पावर इज, एंड दिस इज व्हाट tyranny does. सो पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्लियर हो गया कि जो tyrannical regimes हैं, are they legitimate? Answer is, according to Rousseau, no. They exist on the basis of force, and if there's a greater force, अगर माशरे के अंदर उससे बढ़ के कोई ताकत आ जाए तो उनके पास उतना ही हक होगा उस हुकूमत को गिराने का जितना इस हुकूमत के पास है लोगों पे जुल्म करने का। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट।
there's anarchy, there's lawlessness, there's tyranny. और यहाँ पे बहुत अरसे बाद, रूसों के बाद बहुत अरसे बाद, माओ जब आते हैं चाइना में, तो वे बहुत फेमस लाइन देते हैं इसी थ्योरी के अंदर, इसी फलसफे के अंदर, कहते हैं इट इज राइट टू रेबेल, बगावत करना दुरुस्त है। क्यों? क्योंकि जो निजाम कायम है वो जबर पे है, और अगर आप जबर का मुकाबला करने में कामयाब हो जाते हो, फिर आपको कोई जरूरत नहीं है जबर को बर्दाश्त करने की। Now we come to the second question, which is a very important question for Rousseau, which is, can there be the sovereignty of people? क्या अवाम सॉवरन हो सकते हैं? क्या अवाम हाकिम हो सकते हैं? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है फलसफे में, और जितना आप इसको पढ़ेंगे उतना ही मुश्किल होता रहेगा, क्योंकि अवाम कौन है, हाकिम कौन है, कानून कैसे बनेगा, इलेक्शंस कैसे होंगे, there are all kinds of questions that come up, जिनको भी हम डिस्कस करते हैं। But the basic question is this: can there be the rule of the people? अब यहां पे मामला पेचीदा होते हैं। रूसो कहता है हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसकी शर्त है कि जो अवाम है वो इस वक्त मजलूम इसलिए है क्योंकि वो बटी हुई है, वो जबर का शिकार इसलिए है क्योंकि वो तकसीम दर तकसीम का शिकार है। अगर अवाम इकट्ठी हो जाए तो फिर अवाम की हाकमियत हो सकती है। If the people are able to come together and show their power, then the people's power exists. अब इसमें मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, वो ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब ये है कि हम मेजॉरिटेरियनिज्म की तरफ चले जाएं, कि मेजॉरिटी जो कह रही है ठीक है। यानी मेजॉरिटी जो है हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त कह रही है कि मुसलमानों पे जुल्म करो, मेजॉरिटी पाकिस्तान के अंदर कह रहे हैं कि गैर मुसलमानों पे जुल्म करो, अमेरिका में मेजॉरिटी कह रही है कि जो इमिग्रेंट्स हैं उन पे जुल्म करो। तो इसका मतलब है सारी मेजॉरिटीज जो हैं ठीक है? नहीं, दैट इज नॉट फॉर रूसो द जनरल विल। वो कहता है जो जनरल विल है और मेजॉरिटेरियन विल है, उसमें फर्क है। और वो फर्क क्या है? मेजॉरिटेरियन विल जो है वो चाहे 95% की बात करती हो, लेकिन वो किसी एक मखसूस ग्रोह की बात करती, वो असूल की बात नहीं करती, वो ग्रोह की बात करती है। उसकी सोच जो है वो ग्रोही होती है। On the other hand, for a will to be truly general, it has to be also universal. In other words, it has to be guided by reason, by principles. अगर मैं अपनी जात से आगे नहीं सोच सकता और मैं अपने साथ 1 करोड़ बंदे को जमा कर लेता हूं जो अपनी ही जात के बारे में सोच रहा है, तो ये जनरल विल नहीं है। ये हम सब ये हजूम है उन लोगों का जो अपने बारे में सोचे। इसके मुकाबले में अगर मैं 50 लोगों को भी जोड़ देता हूं जिनके लिए मसला ये नहीं है कि सिर्फ मेरी जात के साथ ये हो रहा है, बल्कि उनका मकसद ये है कि वो ये जाने कि मेरा बाकी इंसानों के साथ क्या रिश्ता है और किन उसूलों की बुनियाद पर हम हकीकी मानों में इंसानी फलाही रिश्ते आपस में बना सकते हैं। Principles become more important than numbers. ये अभी आगे टेंशन हम एंड में जब बात करेंगे, रूसो के अंदर जो टेंशन है नंबर्स की और असूलों की, वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट टेंशन है।
ये कहते हैं अगर असूल ये है जनरल विल का कि मैं कहूं कि जो मैं बात कर रहा हूं ये सिर्फ मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं अगर कोई भी होता, मैं आज लाहौर में रहने वाला एक टीचर हूं जिसके पास नौकरी नहीं, लेट्स से मैं मेक्सिको में होता, मैं बलूचिस्तान में होता, मैं दिल्ली में होता, मैं इंग्लैंड में होता, मैं जो बात कर रहा हूं, जो असूल उसमें वाजे कर रहा हूं, वो उन तमाम सिचुएशंस के अंदर वो असूल जो है वो ठीक होता, क्योंकि उसकी खासियत ये होती कि वो इंफरादी मफाद को सामने ना ला रहा होता बल्कि इज्तिमाई मफाद पर मबनी होता। इट इज द कॉमन इंटरेस्ट, द जनरल इंटरेस्ट विच इज सेंट्रल। If you do not pay heed to the general interest, then you are focusing on particularism, इंफरादी या निजी आपका जो मफाद है। और निजी मफाद जो है वो करप्शन की तरफ आपको ले जा सकता है, उसमें मेरे साथ लाख बंदा आ जाए, करोड़ आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो इज्तिमाई फायदा है किसी कौम का, किसी माशरे का या इंसानियत का, उसमें चाहे मैं अकेला हूं, उसकी जो वैल्यू है वो उस सब से ज्यादा है। और ये एक बुनियादी फर्क है between the particular and the general will. So this is a key point. इसी में एक और वो पॉइंट ये करता है कि अगर sovereignty belongs to the people, तो वो sovereignty कैसे सामने आती है? वो आती है when people demonstrate a will, जब लोग मिल के अपनी ख्वाहिश का, अपनी चाहत का इजहार करते हैं। वो कहता है खामोशी जो है, जो वही जगह कहता है कि मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट क्या कहता है, जो हाँ वो कब्रिस्तान की बात करता है। कहता है कब्रिस्तान में भी खामोशी है, तो वो का आपको अमन है, उसमें सब लोग खुश हैं? नहीं। होना ये चाहिए कि अगर आपको जनरल विल बनानी, अगर आपने लोगों ने दिखाना है कि उनकी ख्वाहिश है, उनको उसका इजहार करना पड़ेगा। डेमोन्स्ट्रेशन इज सेंट्रल टू द क्रिएशन ऑफ जनरल विल। आप अगर कोई अवाम ने बताना है कि उसकी ख्वाहिश क्या है, तो उसको निकलना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, मुजाहिरा करना पड़ेगा। डेमोन्स्ट्रेशन इज की। कोई वो कहता है कोई ये थ्योरी में नहीं आप बता सकते, खामोशी में नहीं बता सकते। ये फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है, ये प्रैक्टिकल सवाल है। क्या किसी कौम ने अपनी जो चाहत है, अपनी जो ख्वाहिश है, अपने जो मुतालबात है, उनका इजहार किया है या नहीं? या वो खामोश है, या वो निजी मफादात में बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं, वो डीले कर रहे हैं, वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, या वो खुल के बता रहे हैं कि हमारे जो मसाइल हैं वो ये हैं? दिस इज द की डिफरेंस। General will has to be demonstrated. It cannot be assumed. दूसरी तरफ अवाम जो है वो, आपको जनरल विल तब तक नहीं आती जब तक अवाम उसका इजहार नहीं करती, राइट? वो इससे भी उल्ट, वो कहता है इससे उल्ट बात भी सच है। कहता अवाम भी तब तक अवाम नहीं होती जब तक वो अपनी ख्वाहिश का, अपनी चाहत का, अपनी विल का इजहार नहीं करती। It is only an aggregate of a lot of people. एक हजूम है अवाम का, एक लोगों का, मगर वो अवाम नहीं है इन द पॉलिटिकल सेंस। 5, 7, 8, 10 लोग साथ बैठे हुए हों तो वो एक फोर्स नहीं है, उनके अगर आपस में रिश्ता कोई नहीं है तो वो इंडिविजुअल्स हैं। वो कहते हैं जनरल विल तभी आएगी जब अवाम निकलेगी, और अवाम भी तभी बनेगी जब जनरल विल सामने आएगी। दोनों जो है लाजम मलजूम है।
They are mutually dependent. So you cannot have a will without the people or a people without a will. A people without the will are open to be manipulated. They are on their way to becoming slaves. वो लोग जो अपनी चाहत का इजहार नहीं कर सकते, वो गुलामी की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने उनका मुकद्दर ही गुलाम बनना है। सो अपनी विल को डेमोन्स्ट्रेट करना इज एसेंशियल इन पॉलिटिक्स फॉर रूसो। और इसी सवाल में आखिरी बात वो ये करता है कि हम अगर तो हम वाकई चाहते हैं कि कोई जनरल विल हो, तो कहता है कि ये जरूर हो सकता है कि हमें एक हुकूमत की जरूरत हो, जो कि वो उसके ऊपर भी बात करता है बाद में, कोई बहुत खास बात नहीं करता मेरे नजदीक, लेकिन वो कहता है हुकूमत हमें चाहिए, हमें कोर्ट्स चाहिए, सब चीजें चाहिए। लेकिन कहता है हुकूमत का वाहिद काम ये है कि वो अवाम के जो फैसले, अवाम की चाहत जो है, जो जनरल विल है, उसके ऊपर इंप्लीमेंट करे। अगर वो ये नहीं करती तो अवाम जो है उसके पास हक है कि वो उसको हटाए, उस हुकूमत को। और उस पर मैं तीसरे सवाल में आता हूं। लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि sovereignty can only belong to the people, not to the state. And this brings me to the third question. अगर कोई हुकूमत ऐसा ना करे, अवाम से अपने आप को दूर कर ले, अवाम से लड़े, तो क्या उसके पास हक रहता है हुकूमत करने का? अब ये इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि देखिए हुकूमत जो आई है, हो सकता है वोटों पे आई हो सकता है लोगों की सपोर्ट से आई हो, लेकिन वो अवाम ही के खिलाफ एक्ट कर रही हो। इन अदर वर्ड्स, इन रूसो की लैंग्वेज में, जो इनफरादी निजी मफादात हैं वो काबिज हो चुके हैं उस हुकूमत में। तो फिर अवाम क्या करे? शुड द पीपल एक्सेप्ट दिस फॉर्म ऑफ टिरनी और शुड दे रिबेल? तब इधर मैं पीछे जो मैंने बात की थी उसके ऊपर थोड़ी सी फिर से दोहराऊं, क्योंकि मेरे ऊपर भी एक सेडिशन का केस है, तो सेडिशन के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूं। इन अ रिपब्लिक, कैन द पीपल बी सेडिशियस? सेडिशन का क्या मतलब? Someone who is trying to deprive the sovereignty of the people. जो हाकमियत है अवाम की, वो उससे छीन रहा है। अब इसका फैसला कौन कर सकता है? इंटरेस्टिंग बात रूसो के अंदर ये है कि जो रियासत है उसके पास हाकमियत नहीं है। The state is not sovereign. The sovereign is the people who have demonstrated their general will. In other words, if the sovereign are the people, then how can the sovereign indulge in sedition against itself? अगर हाकिम अवाम है तो अवाम अपने खिलाफ बगावत कैसे कर सकती? इसका मतलब है कि अगर सेडिशन का इल्जाम लगता है, इसका मतलब है अगर बगावत का इल्जाम लगता है, गद्दारी का इल्जाम लगता है और रियासत की तरफ से लगता है, तो फिर हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि रियासत क्यों कर रही है। ये सारे जो लॉज हैं सेडिशन के, हमारे भी इधर, बाकी भी दुनिया में, हमारे अगर हम देख लें तो ब्रिटिश का लॉ, ब्रिटिश ने बनाया था कि इंडियन से खिलाफ लॉ बनाया था कि ये गद्दारी कर रहे हैं। किससे गद्दारी कर रहे हैं? इंडियन अवाम से। इंडियन गद्दारी कर रहे हैं। फॉरेन एजेंट होने का भी इल्जाम लगाया था। भगत सिंह फॉरेन एजेंट है किसका? जो जज
उनका केस सुन रहा था वो गोरा था। तो कौन कौन एजेंट, कौन है फॉरेन, कौन है इंटरनल, कौन है सेडिशियस, कौन है पेट्रियोटिक, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। अब इसमें की क्या है हमारे लिए रूसो के पर्सपेक्टिव से? तो कहते हैं अगर कोई रियासत ये कह रही है कि अवाम सेडिशियस है, अवाम के ऊपर इल्जाम लगा रही है, तो इसका मतलब है कि वो अवाम की जो जनरल विल है, यानी अवाम जो है उसके ऊपर हमला कर रही है। क्योंकि रियासत माउथ पीस है, वो रियासत सिर्फ एक जरिया है अवाम के लिए अपनी अपनी बातों को मनवाने का। मगर अगर रियासत काबिज है तो वो सेडिशन की बात करके या जबर करके वो साबित कर रही है कि वो काबिज है, जो कि ब्रिटिश स्टेट ने किया। लेकिन मैंने सिर्फ बात ब्रिटिश स्टेट के बारे में की और किसी के बारे में। जो काबिज है वो रियासत, वो कब्जा करके बैठी है, वो लोगों के ऊपर तोहमतें लगा रही है, लोगों के ऊपर टॉर्चर कर रही है, लोगों को मार रही है, लोगों को फैंटी लगा रही है। ये सारी कॉलोनियल जो पुलिस बनी, कॉलोनियल मिलिट्री बनी, कॉलोनियल जुडिशरी बनी, ये सारी दुनिया में बनी। इसके मामला क्या थे? इसके मामला ये थे कि आपने लोगों पे जुल्म करना। ये नहीं था कि हम आए हैं इंडिया में तो अब हमने आके लोगों की जो यहाँ पे राय है, जो उनकी उम्मीदें हैं, उमंगे हैं, उन्हें पूरा करना है। उनका था हमने आके, हम जिस वजह से आए हैं हम आए हैं, अब जो हमारी बात नहीं मानता उसको फैंटी लगानी। देयर वॉज नो जनरल विल, देयर वॉज ओनली tyranny एंड फोर्स। सो we're living for a very long time, we're living under tyranny। और वो उसकी एक मिसाल देता है कि अगर आपने पता करना है कि आप वाकई टिरनी में रह रहे हो तो आप एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और वो एक्सपेरिमेंट बड़ा सिंपल है। वो ये है कि आप देखो कि जो कवानीन बनते हैं अहम, वो क्या आम हालात में बन रहे हैं या आपके हाकिम आपके कवानीन जो हैं वो इमरजेंसी के अंदर बना रहे हैं, इमरजेंसी लॉस के अंदर। जाबिर जो है, कहता है जो जाबिर है वो हमेशा पसंद करेगा कि अपने वो जो कवानीन है वो इमरजेंसी के अंदर बनाए, बड़े बड़े फैसले इमरजेंसी के अंदर ले। क्यों? क्योंकि उस वक्त आप जुबान बंदी कर सकते हो, उस वक्त आप कह सकते हो जी खतरा है, रियासत को खतरा है, मुल्क को खतरा है, बैरूनी खतरा है। हालांकि रूसो कहता है कि अगर बैरूनी खतरा है तो अगर अवाम साथ हो तो उससे लड़ा जाना चाहिए। वो ये नहीं कह रहा कि जी बैरूनी खतरे को आपको आओ बिस्मिल्लाह आके हम पे हमला करो। वो कह रहा है बिल्कुल लड़ना चाहिए, मगर अगर आप उस लड़ाई से बढ़कर कानून साजी करना शुरू कर देते हो, उससे बढ़कर आप अपने मुखालफिन के ऊपर केसेस बनाना शुरू कर देते हो, उन्हें जेलों में डालना शुरू कर देते हो, टॉर्चर करना शुरू कर देते हो, देन यू आर क्रॉसिंग अ लाइन, देन यू आर पुशिंग the system, the republic into from a republic of freedom, let's say, to a republic of tyranny, a republic of fear। आप मकसद खो देते हो उस रियासत का, उस पूरी पूरी सिस्टम का। और ये कई जगहों पे हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, इजिप्ट में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है। इस वक्त अमेरिका में भी आपने देखा होगा जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं इमिग्रेंट्स के खिलाफ और स्याह फाम लोगों के खिलाफ। ट्रंप ने एक पॉइंट पे कहा कि जब से आप हम अपने अपने हकूक के निकले, जब जॉर्ज फ्लॉयड को शहीद, मैं कहूँगा शहीद कर दिया गया, उनको जिस तरह से मारा, वो उसके बाद उनका कि ये जो ये बदमाश हैं और हम अगर इन्होंने कोई इस तरह के मुजाहरे किए, लूटिंग की, तो फिर हम शूटिंग करेंगे। तो ये क्या है? ये रियासत ये कह रही है कि हम अवाम की नहीं सुनेंगे, हम अपने आप को बचाएंगे, state for state's sake, and that is a key issue। And then I'll end by saying, Rousseau thinks if that is the case, अगर tyranny आ जाती है तो फिर अवाम को क्या करना चाहिए? अवाम को उससे लड़ना चाहिए। अवाम उसे एक्सेप्ट सिर्फ स्ट्रेटेजिकली करे, जाहिर है हमने पैसा भी कमाना है, हमने लोगों का अपने फैमिलीज का भी ख्याल रखना है, हमने अपनी जिंदगी भी बचानी है, सब कुछ अजीज है। स्ट्रेटेजिकली हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, हर इंसान को करना पड़ता है, मगर हम कभी भी नजरियाती तौर पे इस गंद के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। We should never accept it because we know and or we should know that this is nothing but tyranny. It is tyranny that we're living under. And if we're living under tyranny, we should always prepare for
अ रेवोल्यूशन। और कहते हैं रेवोल्यूशन एक ऐसा टाइम है जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं, पूरा माशरा जो है वो यकजा हो जाता है, उसके अंदर एक नई एक नई सेंस ऑफ प्राइड आती है, एक नई सेंस ऑफ नॉलेज आती है, एक नई सेंस ऑफ एक्टिविटी आती है, एक एक दूसरे से जो रिश्ता है जो हुकूमतों ने तोड़ दिया होता है, वो रिश्ता वापस जोड़ने की कोशिश होती है। बिकॉज what is the general will? The general will is my ability to connect with you and your ability to connect with others. जब हम सब एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, हम जनरल विल हैं। और क्या काम है जाबिर हुक्मरानों का? वो ये है कि वो एक दूसरे को उसके करीब ना लोग को आने दें, एक दूसरे को तोड़े रखें, डिवाइडेड रखें, तकसीम दर तकसीम। ये बुनियादी डिवाइडिंग लाइन है बिटवीन दोज हु वांट टू क्रिएट अ जनरल विल एंड दोज हु वांट टू annihilate the general will. I will leave you with a few questions because मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता सेशन, और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे साथी क्वेश्चन कर रहे हैं और मैं आप लोग को लिख के रिस्पॉन्सेज दूंगा एंड होपफुली आई विल राइट समथिंग ऑन दिस, ताकि आप लोग के क्वेश्चंस के हवाले से ही, वरना ये बहुत लंबी हो जाएगी आज की टॉक। और बिजली का भी इधर कोई वो नहीं है, आपको पता पक्का नहीं है कि आएगी कि नहीं। बट आई जस्ट लीव विद अ फ्यू क्वेश्चंस जो माइंड में आते हैं। पहली बात जो आप लोग अपने जहन में रखें, मेजॉरिटेरियनिज्म। मेजॉरिटेरियनिज्म अगर आ जाती है और वो विल ऑफ द पीपल के नाम पे आती है, फिर हम क्या करें? फिर ये सवाल आएगा कि यार आप कौन होते हो कहने वाले कि विल ऑफ द पीपल नहीं है, क्योंकि आप बहुत रीजनेबल हो, आप बहुत बड़े फलसफी हो, आपको पता है क्या विल है क्या नहीं है। लाखों लोगों ने ट्रंप को इलेक्ट किया है, जिस मर्जी गधे को लोग इलेक्ट करें उनकी मर्जी है। आपको, आप कौन, क्या आप प्रोफेसर हो इसलिए आपके पास हक है? ये एक बिल्कुल सवाल है, इसके ऊपर आप सोचें, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि रीजन का क्या है। दूसरा एक और बात है कि जब जनरल विल होगी तो उसका एक फायदा रूसो ये बताता है कि मुझे ये पता होगा कि यार हम सब का मफाद साझा है, मैं अपने कुछ जाती जो मफादात है उन्हें कम कर रहा हूं ताकि मुझे प्रोटेक्शन मिले, और प्रोटेक्शन क्या क्या मिले कि मेरी फोर्स बढ़ जाएगी अपने आप को डिफेंड करने के लिए, सब हम साथ हो। लेकिन अगर कोई नहीं मानता, कोई कहता है मैं इस बात को नहीं मानता, ये फजूल फैसला है, तो फिर क्या जनरल बिल के खिलाफ अगर कोई इंडिविजुअल चला जाए तो फिर उसके साथ क्या होना चाहिए? उसके लिए रूसो बड़ी अजीबोगरीब बात करता है। वो कहता है कि अगर कोई इंसान नहीं मानता तो फिर उसको हमें मनवाना पड़ेगा, क्योंकि अब सबका उसमें मफाद जुड़ा हुआ है। अगर वो नहीं मानता, लेट्स से हम कह रहे हैं जी फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, और एक बंदा जो है वो प्राइवेट स्कूल बना देता है बहुत महंगा, और सबने फैसला किया हुआ है कि हमने सिर्फ पब्लिक करना है, तो उसे रोकना जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। उस पर फोर्स इस्तेमाल करना जो है, जबर इस्तेमाल करना बिल्कुल ठीक होगा। क्यों? वो कहता है इसलिए क्योंकि हम वो उस असूल की नफी कर रहा है जो जो पूरे माशरे ने, पूरी कौम ने फैसला किया है कि हर बच्चे को आला तालीम मिलनी चाहिए, म्यारी तालीम मिलनी चाहिए, और तबकाती फर्क नहीं होना चाहिए। और ये रूसो तबके की बात करता है, कहता है कि इतना अगर ऐसा माशरा हो जिसमें बहुत अमीर और गरीब हो तो फिर कोई किसी को खरीद लेगा, तो बराबरी की बात करता है, इसलिए मार्क्स को बहुत पसंद है रूसो। सो वो कहता है कि आप इसके ऊपर अगर कोई इस तरह की चीज करता है कोई टीचर, तो कोई कोई प्रिंसिपल टीचर कोई इस तरह का बना देता है प्राइवेट कोई स्कूल जो कि बहुत महंगा है, तो फिर उसको रोकना जो है वो बरहक है। लेकिन उसको बड़े मजे की वो चीज इधर कहता है, वो कहता है कि जब हम उसको रोकेंगे तो हम एक्चुअली उसको बता रहे होंगे कि यार ये जिस माशरे में तुम्हारे बच्चे रह रहे हैं और आने वाली नस्लें रहेंगी, उस माशरे के लिए बुरा है इस तरह की चीज करना। ये फ्रीडम लोग की छीन लेगा, क्योंकि इसमें तबकाती फर्क आ जाएगा। और फिर एक सेंटेंस यूज करता है कि वी विल फोर्स हिम टू बी फ्री, वी विल फोर्स हिम टू बी फ्री। अब ये बड़ी बड़ी अजीब बात है कि आप किसी को आजाद होने पे फोर्स करो, ये क्योंकि वो असूलों से हट रहा है, तो फिर आप उसे फोर्स करो टू बी फ्री, क्योंकि वो जो चीज कर रहा है वो कल को अनफ्रीडम की तरफ लेके जाएगी।
इसलिए आप उसे फोर्स करें। और फाइनल सवाल इसमें यह है कि क्या मुख्तलिफ लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन है वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं? क्या हम सब ने एक विल बनानी है और उसके आगे सबको सबमिट करना है, या मुख्तलिफ जो लोग हैं, मुख्तलिफ आरा हैं, मुख्तलिफ सोच है, उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए? और ये रूसों में और जो अगले हमारे थिंकर हैं मैडिसन, उनमें बुनियादी फर्क है, और ये बुनियादी फर्क है अमेरिकन रेवोल्यूशन में और फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या हमने मुख्तलिफ लोग के जो मफादात हैं उनकी नुमाइंदगी करनी है पार्लियामेंट में, या एक जो मफाद है जिसको हम कह सकें कि ये सब उन सब का मफाद है जो कि अपनी अकल से सोचे और इंसानियत के लिए सोचें, तो ये हमने उसको सपोर्ट करना है। यानी एक वर्कर भी हो, अमेरिका में वर्कर भी हो, बॉस भी हो, स्याह फाम भी हो, गोरा भी, सबकी नुमाइंदगी हो जाए और फिर कोई मिलकर कॉम्प्रोमाइज हो जाए। जबकि रूसों का है कि नहीं, अगर टैक्स गलत है तो गलत है, महंगाई गलत है तो गलत है। ये नहीं हो सकता कि आप कह लो कि जी बीकन हाउस का भी आ जाए उसमें पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे स्टूडेंट्स का भी आ जाए, सबका आ जाए। नहीं, एक आपको पोजीशन लेनी। ये एक बहुत बड़ा फर्क है इन दोनों सोचो। सो हम खत्म इस आज वाले सेशन को इस बात पे करते हैं कि ये जो सारी चीज है, इन सारे जो सोशल जो जिसको जनरल विल हम कह रहे हैं, इसी को रूसो कहता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट कोई मुआहदा नहीं कि रियासत और अवाम के दरमियान, ये नहीं है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये अक्सर लोग कहते हैं यही क्या बात हुई कि हम मुआहदा साइन करेंगे, मुआहदा नहीं है। रियासत अवाम के दरमियान मुआहदा नहीं है, ये अवाम का अवाम के साथ मुआहदा है, हमारा आपस में मुआहदा है। रियासत सिर्फ जरिया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट between two parties. It is the coming together of the people as a people and demonstrating their general will. It is basically, जिस तरह हम आइन की बात करते हैं या कोई भी अगर इस तरह का डॉक्यूमेंट, अवामी डॉक्यूमेंट आ जाता है सामने, वो हमारा सिर्फ रियासत से नहीं है रिश्ता, वो हमारा आपस में रिश्ता है। अकॉर्डिंग टू रूसो मेरा और आपका रिश्ता है। So when someone attacks the social contract, they are not attacking one group or the other group. They are undermining the relationship that we all have with each other. हम सबका जो आपसी रिश्ता है उस पे हमला होता है जब भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे हमला होता है। इसलिए जो है वो ये आइन और ये डॉक्यूमेंट्स, इनकी इतनी अहमियत रही है पॉलिटिकल थ्योरी में, क्योंकि ये रिश्ता कायम करते हैं अवाम का अवाम के साथ, ये अवाम को अवाम बनाते हैं। और हमेशा जाबरों की कोशिश ये होती है कि उनको अंडरमाइन किया जाए ताकि हम अपना जुल्म जो है वो ज्यादा आसानी से कर सकें।